अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगे नौ चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, इस वक्त मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के प्रेस क्लब कराची प्रेस क्लब में मौजूद हूं और मेरे साथ यहां जनाब अहमद मलिक साहब, साबिक सदर कराची प्रेस क्लब मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारी गुफ्तगू जो है 3 नुकात पर मुश्तमिल है। सबसे पहले ये है कि फ़रांस ने तौहीन रिसालत की है, इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। इसके अलावा जो है सहाफ़ियों के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे और तीसरे नंबर पर जो मसला है ये पूछेंगे हम अहमद मलिक साहब से कि महंगाई का जो है शोर है पूरे मुल्क में, सहाफ़ी जो है इस महंगाई से किस हद तक मुतासिर होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद मलिक साहब। अहमद मलिक साहब, सबसे पहले ये बताइए कि फ़रांस ने खाके बनाए हैं, तौहीन की है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपकी एज़ ए सीनियर जर्नलिस्ट इस हवाले से क्या रद्द अमल है आपका? जी, मेरे ख़्याल के मुताबिक ये बहुत ही शर्मनाक अमल है जो मग़रिब की जानिब से मुसलसल किया जा रहा है और इसका सबसे ज़्यादा जो शर्मनाक पहलू है वो अब सामने आया है। पहले तो इनफरादी तौर पर कुछ लोग ये शरारत किया करते थे, लेकिन अब बदकिस्मती से हुकूमती सतह पर ऐसे कामों की, ऐसे शर्मनाक कामों की सरपरस्ती की जा रही है और हुकूमती आला ओहदेदार भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि तमाम मज़ाहिब की और तमाम जो मज़हबी रहनुमा हैं, जो पैगंबर हैं, जो मज़हबी और रहनुमा होते हैं, उनका एहतराम हमेशा से सदियों से हमारे माशरों के दरमियान मौजूद रहा है और रहना चाहिए। हमें एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे के मज़हबी रहनुमाओं का एहतराम करना चाहिए और कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की दिल शिकनी हो, जिससे किसी को रंज पहुँचे, जिसको किसी को तकलीफ़ पहुँचे। और बिलखुसूस मज़हबी मामलात में तो बहुत एहतियात से काम करना चाहिए। मग़रिब जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंसानी हकूक़ का लंबरदार समझता है और दावा करता है कि तमाम इंसानों को हक़ मिलना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ी हक़ तलफ़ी है जो वो वहाँ की जा रही है। अच्छा अहमद मलिक साहब, क्या पैगाम देना चाहती है फ़रांस की हुकूमत मुसलमानों को? चूँकि पहले भी आपने देखा है डेनमार्क में भी ये किया गया और कई ममालिक हैं जहाँ ये गुस्ताखी की जाती है और ये एक शर्मनाक अमल है। आप क्या कहेंगे कि फ़रांस की हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है दुनिया के मुसलमानों को? मैं ये समझता हूँ कि ये फ़्रांस की जानिब से जो अपने आप को इतना ज़्यादा लिबरल और इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंट्री का दावा करता है, उसने अपने उस दावे की नफ़ी की है और एक ऐसा अमल किया है जो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है और जिसकी जितनी ज़्यादा मज़म्मत की जाए कम है। मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया के इंसानों को मज़हब की बुनियाद पर तक़सीम करने की और कुछ लोगों को बिलखुसूस मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिश तैयार की गई है, जिसे किसी सूरत में भी जो है वो कबूल नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा अहमद मलिक साहब, हुकूमत को क्या करना चाहिए? चूँकि हुकूमत ने तो ख़ुद कंडेम कर रही है इस चीज़ को और बहुत ज़्यादा उसका रद्द अमल है इस हवाले से फ़रांस के ख़िलाफ़। सफ़ीर को भी कहा जा रहा है कि हम बुला सकते हैं वहाँ से ना। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या इक़दामात ऐसे करने चाहिए जिससे दुनिया को वाज़ेह मैसेज मिले कि मुसलमान एक हैं, मुत्तहिद हैं और उनके जज्बात मजरूह हैं? मेरे ख़्याल में इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत को बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान को, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया भर की तमाम महज़्ज़ब सोसाइटीज़ को इस अमल की मज़म्मत करनी चाहिए और फ़्रांस समेत उन तमाम जो ममालिक हैं, जो सोसाइटीज़ हैं या जो शरारती अनासर हैं, उनको मजबूर करना चाहिए, पाबंद करना चाहिए कि वो ऐसी हरकत ना करें जिससे किसी की दिल शिकनी हो या जिससे किसी के दिल को तकलीफ़ पहुँचे। अच्छा, प्रेस क्लब की तरफ से और कुछ सहाफ़ियों ने भी, मतलब एक मेरा ख़्याल है KUJ ने इस पे बहुत शदीद एहतजाज भी किया है प्रेस क्लब के बाहर, और चूँकि ये हमारे ईमान का मसला है, तो क्या आप ये समझते हैं कि हुकूमत जो है क्या आलमी सतह पर जैसे अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे हैं उस तक अप्रोच करे? बिल्कुल, ये एक ऐसा मसला है कि इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिया जाना चाहिए। हर सोसाइटी के अंदर हर फ़र्द को, हर इदारे को, और इसको पूरी दुनिया में उठाना चाहिए, हर फोरम पे उठाना चाहिए और इन चीज़ों का सद्देबाब होना चाहिए। अच्छा अहमद मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि सहाफ़ियों को जो है जब से ये नई हुकूमत, नई तो नहीं, अब तो 2.5 साल पुरानी हो गई है,
تو جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے عمران خان صاحب کی، صحافیوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں ایز اے جرنلسٹ کہ یہ مسائل ہیں. آپ نے کون سے مسائل دیکھے ہیں ایز اے سینئر جرنلسٹ جو اس وقت صحافیوں کو درپیش ہیں؟ دیکھیے، اس وقت پاکستان میں میڈیا انڈسٹری، صحافت جسے ملک کا، کسی ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، وہ پاکستان میں اس وقت تاریخ کے بدترین بحران تو دو چار ہے. میں نے اپنی 25 سالہ صحافتی کیریئر کے دوران کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی فرد محنت کر رہا ہے اور وہ روزانہ جاب پہ جاتا ہے اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، لیکن اس کو تنخواہ نہیں ملتی، اور کئی مہینے بلکہ سال 1.5 سال تک اس سے تنخواہ ادا نہیں کی جاتی. دوسری جانب میں نے اتنے بڑے پیمانے پر کبھی بے روزگاری اور جبری برطرفیوں کا عمل بھی نہیں دیکھا. یہ گزشتہ 2.5 سال کے دوران ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں لگ بھگ 8,000 صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو جبری طور پر برطرف کر دیا گیا. بیشتر اداروں کے اندر 6 مہینے سے لے کے 14 مہینے تک تنخواہیں تاخیر کا شکار ہیں، انہیں تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں. اور اس کا میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، اس کا قصوروار حکومت کو سمجھتے ہیں یا مالکان کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، کسی بھی شہری کو اس کے حقوق دلوانا، اس کی ملازمتوں کو تحفظ کرنا، اس کے لیے قانون سازی کرنا اور ظلم کو روکنا، یہ حکومت ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو جو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دے کر کے اقتدار میں آئی تھی، اسے لوگوں کے روزگار کا، نوکریوں کا تحفظ کرنا چاہیے تھا. ایسی قانون سازی کرنی چاہیے تھی، اور قانون موجود ہیں، اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا تاکہ کسی ادارے کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ اتنے بڑے پیمانے پر بے روزگاریاں کرے یا ان کی جو تنخواہیں جو ان کے ایگریمنٹ میں طے تھیں اس میں کٹوتی کرے. یہ دنیا کے کسی معاشرے میں، کسی مہذب سوسائٹی میں نہیں ہوتا. یہ پاکستان میں سراسر ظلم ہو رہا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی حکومت یا کوئی حکومتی ادارہ اس کا اب تک نوٹس نہیں لے رہا ہے. اچھا، ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ جو صحافی ہیں، صحافتی ادارے ہیں، ان کے اندر جو ہے سوائے چند ایک میں انگلیوں پر گن کر بتا سکتا ہوں، نام تو میں نہیں لینا چاہتا ان کا، لیکن وہ ان کے اندر بھی جو ہے ملازمین کو وہ مراحت، وہ چیزیں جیسے ہیلتھ فیسلٹی ہے یا اور دیگر مراحت ہیں یا بونس ہوتے ہیں، وہ نہیں ملتے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے ان ملازمین کے ساتھ؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ صحافیوں کے لیے ویج ایوارڈ کا ایک سسٹم رائج ہے، لیکن بدقسمتی سے گزشتہ 20 سال گزر گئے اور صحافیوں کو ویج ایوارڈ کے مطابق ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحافی دیگر شعبوں کے مقابلے میں 20 سال پیچھے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ سب کس کا کام ہے؟ اگر اداروں کے اندر جو ہے لوگوں کو مراعات نہیں مل رہی ہیں اور ان کی ملازمت کا تحفظ نہیں ہے، ان کی EOBI کی رجسٹریشن نہیں ہے، اور ان کو صحت کی اگر سہولتیں نہیں دی جا رہی ہیں، تو یہ، اور اس سے بڑھ کر یہاں تو اداروں کے اندر تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر کے تحت کام چلایا جا رہا ہے کہ ایک ادارے کا کام لیا جا رہا ہے لیکن وہ اس ادارے کے ملازم ہی نہیں ہیں بلکہ وہ کسی اور ادارے کے ملازم ہیں اور وہاں وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کا ظاہر ہے کہ حکومتی لیول ہی کے اوپر، اس کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لیا جا سکتا ہے، اور وہ حکومت ہی ایسے قوانین پر امپلیمنٹ کروا سکتی ہے اور کروانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے حکومت اس جانب توجہ نہیں دے رہی. اچھا، آپ کراچی پریس کلب کے صدر بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ صحافیوں میں بڑے مقبول ہیں آپ، اور پسندیدہ شخصیت بھی ہیں آپ. جو ہے یہ میں اپنی اوپینین بھی دے رہا ہوں اور صحافیوں کی بھی ہے آپ کے لیے ایک رائے ہے. آپ نے بڑی جد و جہد بھی کی ہے صحافت کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں جو ہے گورنمنٹ نے ایک اناؤنسمنٹ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وہ ہیلتھ جو ہے کارڈز دے گی، تو وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ مجھے تو ابھی تک عملی طور پہ اس کے اندر کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ محض بہت سارے اعلانات کیے تھے اس حکومت نے، 1 کروڑ نوکریوں کا کیا تھا، اس نے سستے مکانوں کا دعویٰ کیا تھا، اس نے اور بہت سارے دعوے کیے تھے اور اقتدار میں آئے تھے. لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جو انہوں نے دعوے کیے تھے اس کے الٹ ہی سارے معاملات آ رہے ہیں، اور کوئی بھی ان کے دعوے کے مطابق ملک کے اندر کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا.
अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे, जो तीसरा मेरा जो इस इंटरव्यू का जो है वो सवाल था, वो ये था कि सहाफ़ियों की ज़िंदगियों पर महंगाई का चूँकि पूरे मुल्क में शोर मचा हुआ है और टीवी चैनल्स भी चीख रहे हैं और सियासतदान भी चीख रहे हैं कि इतनी महंगाई हो गई है, तो क्या आप समझते हैं कि इसमें हुकूमत नाकाम हो गई है? बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि इसमें लगता क्या है, इसमें बिल्कुल साफ नज़र आता है। देखिए, कराची ही की मिसाल लें, चंद महीनों में दूध की कीमत 94 रुपए से बढ़ा के 120 रुपए कर दी गई। इसी तरह अब देखें, 240 रुपए किलो में टमाटर बिक रहे हैं कराची के अंदर। दीगर सब्ज़ियों का भी यही हालत है। जो माफियाज़ हैं वो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रही हैं और हुकूमत का कोई इदारा ऐसा मौजूद नहीं है कि जो प्राइस कंट्रोल कर सके, जो लोगों को सस्ते दामों या उन कंट्रोल रेट्स के ऊपर जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें प्रोवाइड कर सके। लेकिन अहमद साहब, वज़ीर आज़म तो बड़े फ़िक्रमंद है ना, वो तो कह रहे हैं मैं परेशान हूँ, फ़िक्रमंद हूँ, मुझे आवाम की फ़िक्र है और मैं इसको सही करूँगा। देखिए, सिर्फ दावों से काम नहीं चलता। मैंने जैसे पहले कहा था कि हुकूमत में आने से पहले इन्होंने बहुत बड़े दावे किए थे, लेकिन सिर्फ दावे करना या तकरीरों करने से मामलात हल नहीं होते। ग्राउंड पे क्या नज़र आ रहा है वो देखें। लोगों के चूल्हे बुझ रहे हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग जो है वो बहुत बदहाली का शिकार हैं। गुर्बत की लकीर से नीचे लोगों की तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। ये तमाम वाज़िह चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं और हुकूमत अगर उनको तस्लीम नहीं करती है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये मामलात नहीं हैं। ये तो साफ़ नज़र आ रहा है और तमाम फिगर्स जो आ रहे हैं उससे ज़ाहिर हो रहा है पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है और लोगों की को मुआशी तंगी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा अहमद साहब, सहाफ़ियों पर क्या इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं जो महंगाई है मुल्क में? देखिए, हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2 साल से हम चूँकि इस दौरान कोरोना भी आया और बेरोज़गारी का भी अमल आया, तो हमने देखा कि पाकिस्तान की बिलख़ुसूस कराची शहर की सहाफ़ी बिरादरी जो है बहुत ही मुश्किलात का शिकार है। लोगों के घरों के चूल्हे बुझ रहे हैं। एक अच्छे सफ़ेद पोश जो सहाफ़ी होते थे वो बेरोज़गार कर दिए गए और कुछ लोग जो है ना, यहाँ तक भी हुआ कि रक्शा चलाने पर और सब्ज़ी बेचने के ऊपर मजबूर हुए हैं। तो पाकिस्तान भर के सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने अपनी निस्फ़ ज़िंदगी या पूरी ज़िंदगी इस शोबे को दे दी थी और आखिर में आके उनको जो जिस सूरत हाल का सामना करना पड़ा है वो बेरोज़गारी है, वो तंगदस्ती है और जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको वाजबात नहीं मिल रही हैं, उनको कोई पेंशन नहीं मिल रही है। तो इस वक्त सहाफ़ी जो हैं वो इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा अहमद मलिक साहब, हुकूमत से क्या कहेंगे आप, इन तमाम मामलात को किस तरह वो बेहतर कर सकती है? ऐसे हालात हों कि सहाफ़ियों के मामलात भी मामूल पर आ जाएं और आम आदमी को भी रिलीफ मिले, कोई आप मशवरा दे सकते हैं? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि हुकूमतें जो हैं वो जो आती हैं, जो इक़्तिदार में लोग आते हैं वो आवाम की भलाई के लिए आते हैं। तो ऐसे इक़दामात होने चाहिए जो नज़र आने चाहिए, आवाम की भलाई के वो करने चाहिए। और सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि माफियाज़ को कंट्रोल करना चाहिए, नाजायज़ मुनाफाखोरों को कंट्रोल करना चाहिए। और अब देखिए कि जो ग्रोवर हैं वो उनको भी जो है वो फसलों के रेट अच्छे नहीं मिलते और एंड कंज्यूमर बहुत ज़्यादा महंगा ख़रीदता है। तो हुकूमत को ये देखना चाहिए कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, कौन है जो इतनी सस्ती चीज़ों को इतना महंगा करके बेच रहा है। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो हुकूमत आवाम के मसाइल पर तवज्जो दे। मैं समझता हूँ कि अगर सही इक़दामात और सही सिमत में इक़दामात किए जाएँ तो इन मसाइल पर रफ्ता रफ्ता काबू पाया जा सकता है। जी नाजरीन, ये थे अहमद मलिक साहब, साबिक सदर कराची प्रेस क्लब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया है कि हुकूमतें जो है वो आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए, उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए आती हैं और इन्होंने सहाफ़ियों के भी मसाइल का बिल्कुल तफसीली जो है वो जायज़ा लिया और हमें बताया कि जनाब इस तरह जो है ये सारे मामलात हल हो सकते हैं अगर हुकूमत चाहे तो। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखिएगा। मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल
چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتی رہیں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔